नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा 15वें नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप सभी को जवाब देना है। भारत सरकार का जो राज्य चिन्ह है इसको कब अपनाया गया था? यानी कि भारत सरकार के द्वारा जो राज्य चिन्ह है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अशोक स्तंभ, इसको जो है कब अपनाया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जो राज्य चिन्ह है इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसमें से आपको उस अनुच्छेद की पहचान करनी है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 24 यानी कि ऑप्शन डी। इसके बारे में आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 24 जो है यह बच्चों के शोषण से संबंधित आर्टिकल है, अनुच्छेद है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आर्टिकल जो 24 है यह क्या कहता है? तो यह जो अनुच्छेद है इस अनुच्छेद के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या खतरनाक व्यवसायों में काम करने पर जो है रोक लगाई गई। यानी कि इस अनुच्छेद के तहत कोई भी जो बच्चा है 14 साल से जिसकी उम्र कम है वह बच्चा कारखानों में या खदानों में या खतरनाक व्यवसाय में उसको जो है काम करने नहीं दिया जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, आर्टिकल 24 इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका नाम अब्दुल नहीं है, अबुल इनका नाम है, राइट नाम इनका है अबुल। तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है इंडिया विंस फ्रीडम को लिखा गया है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राजा सिमुक के द्वारा किस साम्राज्य की स्थापना की गई थी? जो राजा सिमुक था इसने जो है किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवाहन साम्राज्य की जो स्थापना है और यह की गई थी किसके द्वारा? राजा सिमुक के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तिलैया बांध जो है किस राज्य में अवस्थित है? आपको बताना है कि जो तिलैया बांध है यह किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, झारखंड राज्य में आपको तिलैया बांध मिलेगा। किस नदी पर? तो झारखंड में एक नदी है बराकर नदी, इसी बराकर नदी पर ही जो है तिलैया बांध है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दोनों प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के हैं। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? और दिसंबर 2024 के महीने में ही इसको स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत की रैंक क्या है? ये डेटा जो है आपका दिसंबर 2024 में ही रिलीज किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, ग्लोबल लेवल पर स्मार्टफोन के निर्यात में भारत की रैंक है तीसरी। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है स्मार्टफोन का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव जनित जो पर्यावरणीय प्रदूषण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? यानी कि जो प्रदूषण, जो पॉल्यूशन मनुष्यों के द्वारा फैलाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
जो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, यह कहाँ पर हुआ था? लोकेशन आपसे पूछी गई है कि मोपला विद्रोह 1921 का कहाँ पर हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोपला विद्रोह जो है यह केरल के मालाबार में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में फीफा अवार्ड्स 2024 की घोषणा की गई है, तो आपको बताना है कि फीफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? बेहतरीन प्रश्न करंट अफेयर्स का है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विनीसियस जूनियर। ये ब्राज़ील के फेमस फुटबॉलर हैं विनीसियस जूनियर, इन्हीं को जो है 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ब्राज़ील के फुटबॉलर हैं, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। विनीसियस जूनियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? वह कौन सा युद्ध था जिसको जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसके डिटेल को देख लेते हैं। तो खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने जो है गाजी की उपाधि को धारण किया था। खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के मध्य हुआ था, और इस युद्ध को बाबर जीत लेता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, और पानीपत का पहला युद्ध जीतने के बाद बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। फ्रैंकोइस बायरू हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिसंबर के करंट अफेयर्स का यह प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंकोइस बायरू, यह जो है फ्रांस के नए पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। किस स्थान पर अजंता व एलोरा की गुफाएं अवस्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो स्थान पूछा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगाबाद। और औरंगाबाद आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा ये दोनों जो गुफाएं हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं, इनको जो है वर्ष 1983 में जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यूनेस्को की ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं। इनको 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को का। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। दोनों गुफाएं आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद में देखने को मिल जाएंगी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस देश ने कैंसर रोगियों के लिए mRNA वैक्सीन विकसित की है? mRNA वैक्सीन जो है कैंसर रोगियों के लिए किसने विकसित की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग याद रखिएगा, हाल ही में रूस के द्वारा जो है कैंसर रोगियों के लिए mRNA वैक्सीन को विकसित किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ओरान किस राज्य में पाए जाने वाले पारंपरिक पवित्र उपवन हैं? आपको बताना है कि जो ओरान है ये एक पारंपरिक पवित्र उपवन कहे जाते हैं। तो ये किस राज्य में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। राजस्थान में पाए जाने वाले ये पवित्र उपवन होते हैं जिनको हम ओरान के नाम से जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। एक जूते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, यह फेमस एक हड़प्पा कालीन स्थल है कालीबंगा। तो कालीबंगा से जो है एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, और यह जो कालीबंगा हड़प्पा साइट है यह कहाँ पर स्थित है? आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान में। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। यहीं से जो है एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। एक अनवीनीकृत यानी कि नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा का स्रोत यहाँ पे बताना है कि कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम जो है एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो पेट्रोलियम है अगर यह खत्म हो गया तो यह जल्दी से जो है
उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, जल्दी से जो है यह नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। लेकिन जो आपका सौर ऊर्जा है, बायोगैस है और आपका वायु ऊर्जा है, ये एक आपके नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगर आपसे नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत पूछ ले तो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा, बायोगैस हो जाएगा, वायु ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा। ये सभी आपके नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत हैं, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। पेट्रोलियम जो है आपका और नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत है। जैसे जितने भी आपके जैव ईंधन हो गए, जितने भी आपके जैव ईंधन हो गए, ये जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सभी आपके क्या हैं? तो ये अनवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा को बताना है कि इसकी लोकेशन किस राज्य में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? और सिक्किम। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्किम में जो है आपको नाथुला पास देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हिमाचल के दर्रे आप याद कर लीजिएगा। रोहतांग हो गया फेमस दर्रा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक सिपकिला हो गया, इसको भी आप याद कर लीजिए। सिपकिला पास यानी कि दर्रा आपके कहाँ पर है, तो यह आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा आपका हो गया बाड़ा लाचाला, लाचाला, यह भी दर्रा आपका कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। तो रोहतांग हो गया, सिपकिला हो गया, बाड़ा लाचाला हो गया, ये सभी दर्रे आपके कहाँ पर हैं, तो आपके हिमाचल में। अरुणाचल प्रदेश का फेमस दर्रा है बोमडिला, तो इसके भी आप याद कर लीजिएगा। यह आपका हिमाचल प्रदेश का फेमस दर्रा है। इसके अलावा दीफू दर्रा भी आपका कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो दीफू हो गया और एक आपका हो गया बोमडिला, ये दोनों दर्रे आपके अरुणाचल प्रदेश में है, तो इनके भी बारे में भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे स्थापना वर्ष के आधार पर जो है इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आइए देख लेते हैं। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में, इसके बारे में आप याद रखिएगा। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। और आपका जो बिम्स्टेक, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। तो इस प्रकार से तीनों लाइन से यानी कि 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में आप देख सकते हैं। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, इसका मुख्यालय जकार्ता में है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, इसका मुख्यालय काठमांडू में है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और राजस्थान की जो खेतड़ी माइंस परियोजना है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए फेमस है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा के। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, तांबा के। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस जनजाति के द्वारा सरहुल त्यौहार मनाया जाता है? वह कौन सी जनजाति है जिसके द्वारा सरहुल का त्यौहार फेमस मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि हो जनजाति, उरांव जनजाति और मुंडा जनजाति, ये तीनों ही जनजातियां सरहुल का त्यौहार मनाती हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में वहाबी आंदोलन का नेता कौन था? भारत में वहाबी आंदोलन का नेता कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैयद अहमद बरेलवी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहाबी आंदोलन के ये नेता थे, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इस आंदोलन की स्थापना जो है 1826 में की गई थी सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 1826 में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आपको बताना है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग याद रखिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तथा यह जो बात है आर्टिकल 64 में कही गई है, अनुच्छेद जो 64 है, यह कहता है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो इससे भी प्रश्न आर्टिकल भी आपसे पूछा जा सकता है। और भारत में जो हॉर्नबिल उत्सव है, हॉर्नबिल त्यौहार है, किस महीने में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? दिसंबर के महीने में।
प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में 1 से लेकर 10 तारीख तक नागालैंड राज्य में यह फेस्टिवल मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर में कब से कब तक? 1 से लेकर 10 तारीख तक। राज्य कौन सा है? तो नागालैंड राज्य में जो है यह त्यौहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? बेहतरीन प्रश्न है। जो ग्लूकोज है यह ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ पर भंडारित होता है हमारे शरीर में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीवर में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ग्लूकोज है यह ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर लीवर में यानी कि यकृत में हमारे भंडारित होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चूना पत्थर का यहाँ पे केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम पूछा गया है कि क्या होता है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो है नाम होता है चूना पत्थर का। ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यूएनडीपी के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कितने संकेतक होते हैं? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किया जाता है तथा इस सूचकांक में जो है टोटल 10 संकेतक होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 10 संकेतक। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ है? आपको उस राज्य की पहचान करनी है जो राज्य जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। बेहतरीन प्रश्न है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका जो केरल है यह स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल यानी कि ऑप्शन डी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। जो स्वर्णिम चतुर्भुज है यह भारत के 4 प्रमुख महानगरों से गुजरता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। यानी कि भारत के जो 4 प्रमुख महानगर हैं इनको जोड़ने वाला एक राजमार्ग नेटवर्क है जिसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के नाम से जानते हैं। ये 4 महानगर कौन कौन से हैं? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो इनके बारे में आपको याद रखना है तथा आप इसे याद रखिएगा। तथा जो स्वर्णिम चतुर्भुज है इसका जो नेटवर्क है कितना लंबा, यानी कि कुल लंबाई लगभग इसकी कितनी है? तो 5800 किलोमीटर। कुल इसका जो नेटवर्क है यह लगभग 5800 किलोमीटर का है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस अनुच्छेद में जो है बजट के प्रावधान के बारे में बताया गया है? बजट के प्रावधान के बारे में किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आर्टिकल जो है 112 में जो है बजट के प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? जो भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था यह किससे संबंधित है? तो नक्सल विरोधी यह अभियान था ऑपरेशन ग्रीन हंट। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, नक्सल विरोधी अभियान। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कौन सा ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है? इसमें से ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत कौन सा है? यानी कि कभी न खत्म होने वाला ऊर्जा का इसमें से स्रोत कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी जो है यह ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है, यानी कि कभी न खत्म होने वाले ऊर्जा का स्रोत माना जाता है सोलर एनर्जी को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आज जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज का डेट है 10 जनवरी का और आज ही के दिन जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 10 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है इंटरनेशनल हिंदी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। आइए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विश्व हिंदी दिवस जो है हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद हिंदी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है।
2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है, निधन हो गया है, मनमोहन सिंह जी के द्वारा ही विश्व हिंदी दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा भारत में पहली बार और नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था 1974 में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। साल 1974 में महाराष्ट्र के नागपुर में पहला वैश्विक हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अभी हमने पिछले प्रश्न में बात की है विश्व हिंदी दिवस के बारे में। अब इस प्रश्न में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में। तो प्रतिवर्ष 14 सितंबर का जो दिन होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 14 सितंबर। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा मलयालम। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। मलयालम जो है लक्षद्वीप की आधिकारिक लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। आपको उस आर्टिकल की पहचान करनी है जो अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है, अल्पसंख्यकों से संबंधित है। बेहतरीन प्रश्न है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29, इसमें जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात कही गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 29। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो आर्टिकल 29 में ये सारी बातें कही गई हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। 100 रुपये के नोट पर जो है किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरबीआई के गवर्नर के। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं 100 रुपये के नोट पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस वर्ष में अपोलो 11 मिशन चंद्रमा पर उतरा था। तो आप लोग याद रखिएगा, अपोलो 11 मिशन जो है चंद्रमा से रिलेटेड था और यह जो है 1969 में लॉन्च हुआ था। जुलाई के महीने में, जुलाई 1969 में लॉन्च हुआ था और अगस्त 1969 में आई होप यह जो है चंद्रमा पर उतर गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1969 यानी कि 1969। यह चांद पर मानव को सफलतापूर्वक उतारने वाला मिशन था, अपोलो 11 मिशन। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में किस नेता के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में यानी कि चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू का जो बर्थडे होता है 14 नवंबर को, इसको जो है भारत में चिल्ड्रन डे यानी कि बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस होता है 25 दिसंबर को, जिसको भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और महात्मा गांधी का बर्थडे होता है 2 अक्टूबर को, इसको भारत में और इसको जो है पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। वहीं सरदार पटेल का बर्थडे होता है 31 अगस्त को और 31 अक्टूबर को। आप लोग याद रखिएगा, सरदार पटेल का बर्थडे होता है 31 अक्टूबर को, जिसको भारत में हम किस रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे भारत में मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा आपके एनटीपीसी की परीक्षा में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।